Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग AITS मेजर टेस्ट 4 के सॉल्यूशन पे आप पहुंचे हैं। आपका नीट का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, अच्छे से तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे मेजर टेस्ट 4 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम शैलेश झा, केमिस्ट्री फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन 151 से स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स। तो देखते हैं 151 में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 और 2, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, देखो, मिथेनॉल पॉइजन्ड पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल। स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, जो लीकर्स पीते हैं, शराब पीते हैं, तो अगर उसमें इथाइल अल्कोहल की जगह, जैसे इथाइल अल्कोहल तो रहेगा ही रहेगा, उसकी जगह थोड़ा सा, मतलब इथेनॉल तो फिक्स है, और उसमें थोड़ा सा अगर मिथेनॉल आ गया गलती से, और वो पर्सन कंज्यूम कर लिया इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मिथेनॉल कंज्यूम किया, दैट मीन्स CH3OH, तो जब वो कंज्यूम किया तो स्टोमक में जाने के बाद होगा क्या, वो इंजाइम से ऑक्सीडाइज होगा। पहले अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, मतलब HCOH, और फर्दर इंजाइम कैटलिस्ट से वो ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड HCOH का फॉर्मेशन करेगा। मतलब सीधा सा बात, आपका था क्या, मिथेनॉल, मिथेनॉल ऑक्सीडाइज किस में हुआ, पहले फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हुआ, फॉर्मिक एसिड में। और स्टूडेंट्स, वो जो फॉर्मिक एसिड बनता है ना, उसके कारण ब्लाइंडनेस आ जाता है। ज्यादा अमाउंट में अगर मिथेनॉल चले गया था उस लीकर में, तो फिर ज्यादा फॉर्मिक एसिड उसी हिसाब से बनेगा, और उसके कारण परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, या इवन डेथ भी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप देखिए कि दिया हुआ है कि मिथेनॉल का जो पॉइजन पेशेंट है उसको क्या दिया गया है, इथेनॉल का डाइल्यूट सॉल्यूशन इन्फ्यूज किया जाता है उसमें। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 को देखिए, दिया है कि इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, जो फॉर्मल्डिहाइड दिया है, टू एसिड इज स्वैम्प्ड allowing time for kidneys to excrete methanol। स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, जो पर्सन है वो मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया, ठीक है, अब उसको C2H5OH का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था वो इन्फ्यूज किया गया। अब उससे क्या होता है, जो आपका स्वैम्प होगा, कौन स्वैम्प होगा, इंजाइम कैटलिस्ट। कौन सा इंजाइम, जो फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, वो इंजाइम कैटलिस्ट स्वैम्प हो जाएगा। मतलब पानी ज्यादा पी लिया तो नहीं कहते फूल गया, स्वैम्प हो गया, स्वैम्प होगा, और इससे किडनी को टाइम मिलेगा किस चीज का, तो जो मिथेनॉल लिया था उसको एक्सक्रीट करने का। इसका मतलब ये भी स्टूडेंट जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अल्कोहल ईथर फिनॉल का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए वो है 154, और 154 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। कहता है सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड। तो स्टूडेंट, ये सही स्टेटमेंट है। कैरियस मेथड से हम लोग सल्फर का एस्टिमेशन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर रहेगा, पहले वो जो उसका सेटअप है उससे पास किया कैरियस के सेटअप से, तो वो H2SO4 में कन्वर्ट होता है, और वो H2SO4 जो होगा वो BaCl2 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, लाइट येलो नहीं। अगर लाइट येलो बन रहा है तो समझो कि उसमें इंप्यूरिटीज अभी भी प्रेजेंट है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। अब चलो इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एस्टिमेट किया जा सकता है कैरियस मेथड से, ये सही है। रीजन देखो इसका, एजर्सन ये था, सल्फर इज सेपरेटेड इजिली फ्रॉम अदर एटम इन मॉलिक्यूल
एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो सॉलिड। ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। BaSO4 जो होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो स्टेटमेंट 1 मतलब एजर्सन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 158 पे। ठीक है 158 क्या कह रहा है देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया है और हम लोगों को देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटीज, देखिए क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्लस एंड माइनस फॉर्म इज नोन एज रिजोल्यूशन। सही बात है स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% और 50% इनैंसियोमर का जो मिक्सचर होगा उसको रेसमिक मिक्सचर कहेंगे, या 1:1 मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर को रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। जैसे एक कंपाउंड है CH3HOH C2H5 और इसका एक इनैंसियोमर अगर तुम लोगे CH3OH और C2H5, तो ये दोनों इनैंसियोमर है, 1:1 रेशियो में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेसमिक मिक्सचर। अब इस रेसमिक मिक्सचर से अगर हम चाहें कि इनैंसियोमर्स को सेपरेट करें, तो वो जो प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का 3 मेथड है, फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर प्लस डेक्स्ट्रो और लिवो में कन्वर्ट मतलब जो हम लोग सेपरेट करेंगे उसको रिजोल्यूशन कहते हैं, सही। सेकेंड क्या है, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल मस्ट बी डीसिमेट्रिक, ये भी सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। किसी भी मॉलिक्यूल को डीसिमेट्रिक होने के लिए उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है, ठीक है ना, यस या नो दोनों ही हो सकता है, माना एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रह भी सकता है उसमें और एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं भी रह सकता है। और स्टूडेंट्स ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है किस चीज का, ऑप्टिकल एक्टिविटी का। कहने का सीधा सा मतलब, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब पक्का है कि ये डीसिमेट्रिक है, या उल्टा भी ट्रू है कि अगर ये कंपाउंड डीसिमेट्रिक है तो ये पक्का है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना तुमको कि कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो कंपाउंड में कायरल सेंटर है और वो मीजो है तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा, या कंपाउंड में कायरल सेंटर है और उसमें फ्लिपिंग हो रहा है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो सीधा सा बात, यहां जो क्वेश्चन में था ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है नेसेसरी, तो डीसिमेट्रिक, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा दिया मीजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो बिल्कुल सही है। जो मीजोमर, कोई एक एग्जांपल ले लो तुम, CH3HOH CH3, ये मीजो है। कैसे समझे, तो दो सिमिलर कायरल सेंटर है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे देख सकते हो, तो ये भी करेक्ट होगा। डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट है, डाइस्टीरियोमर का इवन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट होता है। तो चलिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक स्टेटमेंट फिर दिया है 161 में, रिएक्शन नहीं है इसमें, सिंपली स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है 161, कहता है अपॉन ट्रीटिंग स्टीयरिक एसिड एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल प्रिपरेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ डिटर्जेंट टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ठीक है, 3 तरह का डिटर्जेंट होता है, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। नॉन आयनिक डिटर्जेंट में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता है और ये कैसे बनता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल और हाइयर फैटी एसिड से, ठीक है, जैसे स्टीयरिक एसिड। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 163 और इसमें क्या कह रहा है देखिए कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एमिनो एसिड के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया आपका 163। देखिए व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एमिनो एसिड, यही तो पहला है कि वाटर सॉल्यूबल हाई मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, वाटर सॉल्यूबल होगा क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है, तो ये करेक्ट है। एमिनो एसिड के बारे में ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट ही रॉन्ग है और उसमें देखो क्या कहता है, मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड हैव डी कंट्रीब्यूशन। नहीं स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, जो भी अल्फा एमिनो एसिड का अगर हम पर्टिकुलर बात करें, अल्फा एमिनो एसिड, इसमें ग्लाइसिन को अगर छोड़ दें, ग्लाइसिन क्या होता है स्टूडेंट्स, CH2 NH2 और COOH, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, 2 H आ गया, कायरल सेंटर नहीं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या है, ग्लाइसिन, एमिनो एसिड है, कौन सा, ग्लाइसिन, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब समझो थोड़ा सा, जितने भी एमिनो एसिड होंगे, पर्टिकुलरली अल्फा एमिनो एसिड का बात कर रहे हैं, उसमें अगर ग्लाइसिन को छोड़ दे तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी और अल्फा एमिनो एसिड होंगे सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और वो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो L, कैपिटल D और कैपिटल L का बात हो रहा है। स्मॉल d हो गया डेक्स्ट्रो, स्मॉल l हो गया लीवो, ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो डेक्स्ट्रो लीवो का तो कोई बात ही नहीं है इसका अगर पर्टिकुलर बात करें, बट हम इन जनरल बोल रहे हैं। ग्लाइसिन को छोड़ दें तो जितने भी और अदर अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन L होता है, D नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, 163 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब रिएक्शन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 165, X दिया हुआ है, इसमें LiAlH4 दिया और कह रहा है कि प्राइमरी एमाइन बनेगा, प्राइमरी एमाइन। तो इसमें X क्या क्या होगा, तो स्टूडेंट्स क्या क्या ऑप्शन है वो देखो, RNO2, इसमें LiAlH4 दे दो तो ये रिड्यूस होता है RNH2 में। इसके अलावे तुम Sn+HCl दे सकते हो, Fe+HCl दे सकते हो, इन सब से भी रिड्यूस होगा, LiAlH4 से भी होगा। इसके अलावे RCONH2 है, इसमें LiAlH4 दिया। स्टूडेंट्स याद करो, हम लोग जैसे अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ते हैं तो उसमें अल्कोहल का जब प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि जितना भी एसिड डेरिवेटिव होगा, एसिड डेरिवेटिव जो भी होगा, जैसे ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, एसिड हैलाइड हो गया, इन सब का रिडक्शन अगर करते हैं ना LiAlH4 से तो वो कन्वर्ट किसमें होता है, अल्कोहल में। लेकिन ये एमाइड जो है इसका रिडक्शन अगर LiAlH4 से करें, NaBH4 तो इसको रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको जब रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल नहीं बनाता है, RCO को CH2, RCH2NH2 बनाता है, ठीक स्टूडेंट्स। तो RCH2NH2, तो ये भी तो क्लियरली 1 डिग्री अमाइन हुआ, देख सकते हो। थर्ड दिया हुआ है तुमको RCN और इसमें LiAlH4, तो ये भी इसको रिड्यूस करेगा तो पाइतोर के HH, फिर पाइतोर के HH, तो यहां से भी क्या बन जाएगा, RCH2NH2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सभी से 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपके पास 168। तो ये जो जीओसी का क्वेश्चन है आपके पास 168, इसमें बेसिकली ये पूछ क्या रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन इज एरोमेटिक, मतलब आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ये चेक करना है। तो पहले मैं चारों ऑप्शंस को लिख दे रहा हूं। तो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है आपका, सेकंड ऑप्शन जो है यहां पे 2 प्लस चार्ज दिया हुआ है, ये फर्स्ट,
ये सेकेंड, थर्ड में आपका यहां पे माइनस यहां पे प्लस ऐसा दिया है, और फोर्थ में इस तरह से आपका कंपाउंड किया हुआ है। और इन सब में आपको चूज क्या करना है कि इसमें से एरोमेटिक कौन सा है। चलिए देखते हैं। तो एरोमेटिक का कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? पहला कंडीशन, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक तो सभी है। रिंग को प्लेनर होना चाहिए, रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, पूरे साइकिल में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो 4n+2 पाई रूल को सेटिस्फाई नहीं किया। स्टूडेंट्स तुम जानते हो ये कंपाउंड एरोमेटिक ना होके एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो एंटी एरोमेटिसिटी का है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, मतलब एरोमेटिक नहीं हुआ, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओ, बाकी कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा था। तो इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अरे 1 पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लेनर तो है, sp2 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 sp2, तो प्लेनर भी हुआ। रही 4n+2 पाई को सेटिस्फाई कर रहा है, n का वैल्यू 0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। इस कारण से ये एरोमेटिक होगा। इसको देखो, यहां पे देखो 2 और 2, इसको भी काउंट करेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तब तो ये एरोमेटिक हुआ नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये भी गया। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो तो ठीक है, लेकिन इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो sp3 आ गया, तो रिंग प्लेनर नहीं है। ठीक है, रिंग प्लेनर नहीं, ये तो ठीक है, sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, बट ये sp3 आ गया तो रिंग प्लेनर नहीं होगा। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। पाई सिग्मा और इसका वैकेंट ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल वैकेंट है, इतना में ही रेजोनेंस हुआ ना, इधर तो हुआ नहीं। ठीक है, इस कारण से ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन है 170। ठीक है, और ये पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट है कौन सा फॉल्स है, इस तरह से। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? नेचुरल रबर इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेचुरल रबर नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ये करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है? ऑन वल्केनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक एंड द रिएक्टिव साइट ऑफ एट होगा वहां एट द रिएक्टिव साइट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड दस रबर गेट स्टीफेंड। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहले तो मैं आंसर बता देता हूं, इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। अब 2 इनकरेक्ट क्यों है ये मैं बताता हूं। देखो, जो नेचुरल रबर होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? तो पोली आइसोप्रीन, सिस पोली आइसोप्रीन। ठीक है ना, आइसोप्रीन क्या होता है? तो 1,3 ब्यूटाडाइन पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखो 1 पे 3 पे, और 2 नंबर पे मिथाइल लगा दो, ये CH2 H और ये CH2। ठीक है, ये हो गया आइसोप्रीन। इसी का जब पॉलीमर बनाओगे, पोली आइसोप्रीन, मतलब वो जो सिस फॉर्म में रहेगा, तो वही होता है नेचुरल रबर। ठीक है, अब होता क्या है, वल्केनाइजेशन का क्या प्रोसेस है? तो जैसे रबर इलास्टिक नेचर का होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका अच्छा नहीं होता है, तो नेचुरल रबर को 3 to 5% सल्फर के साथ हीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके वेरियस चेन्स के बीच में सल्फर का क्रॉस लिंक बन जाता है, और सल्फर का क्रॉस लिंक बनने से जो रबर होगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब वही पूछ रहा है इसमें कि ये क्रॉस लिंक कहां बनता है? तो रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, वहां ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, लेकिन होगा क्या? डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? जैसे तुम बनाओगे, इसको पॉलीमराइज करोगे, मैं समझा दे रहा हूं, इसको पॉलीमराइज करोगे तो किस तरह से बनेगा? ये तो हो गया तुम्हारा क्या? आइसोप्रीन। अब इसको पॉलीमराइज कर दो, तो पॉलीमराइज करोगे तो इस तरह का कुछ बनेगा, CH2
फिर CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, यही हुआ ना स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर यही हुआ, नेचुरल रबर सिस पॉलीआइसोप्रीन। अब पॉइंट क्या है कि जब तुम सल्फर ऐड करोगे ना, तो ये जो रिएक्टिव साइड डबल बॉन्ड का है, ठीक है, ये जो रिएक्टिव साइड यहां डबल बॉन्ड है, यहां सल्फर का क्रॉस लिंक बनता है, मतलब इस तरह से। एक और मॉलिक्यूल मैं इसी तरह से लिखता हूं, CH2 C CH3 CH CH2, ये फिर से मैं क्या लिखा, नेचुरल रबर। तो एक चेन ये नेचुरल रबर का, एक ये दूसरा, इसी के बीच में सल्फर का क्रॉस लिंक बनेगा, और वो कहां बनेगा, तो जैसे इस तरह का, कुछ इस तरह का। तो यहां पे डबल बॉन्ड था ना स्टूडेंट्स, तो डबल बॉन्ड वाला जो रिएक्टिव साइट है वहां पे सल्फर का क्रॉस लिंक बनता है, और उसके कारण क्या हो जाएगा, रबर जो होगा वो स्टीफेंड होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फोर्थ। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया था तो वो गलत हो गया, इसीलिए स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है 171, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 170, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 170 था, ठीक है। चलिए 171 पे आते हैं। तो आसान से एक रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर का। और क्या है क्वेश्चन, जरा वो देखो। 171 आपको दिया गया CH3COOH, और इसमें ऐसा दिया है H+ हीट या P2O5 हीट, और ये स्टूडेंट है क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेट करेगा तो क्या बनेगा, देखो। तो दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा तुमको। अब रिएक्शन तो बैलेंस करके देगा नहीं, वो तो खुद से ऑर्गेनिक में नहीं देता है जनरली बैलेंस करके। तो दो मॉलिक्यूल ले लो COOH। अब इसमें H+ या P2O5 जो भी दिए तुम हीट किए, तो OH यहां से वाटर बन के बाहर निकलेगा और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बना यहां से, COO COCH3, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिए तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 173, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 173 में क्या कह रहा है, जरा इसको देखो। कहता है स्टीफेंस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स याद होगा, स्टीफेंस रिएक्शन से हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्या रिएक्शन होता है स्टीफेंस रिएक्शन, तो स्टीफेंस रिएक्शन क्या होगा, आपने लिया RCN और इसमें दिया SnCl2 प्लस HCl। ये इसको कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करता है, पार्शियली रिड्यूस करेगा। पार्शियली रिड्यूस करने का मतलब एक पाई तोड़ेगा, यहां H और यहां H, तो क्या बनेगा यहां से RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन का फॉर्मेशन होगा। और जब इस इमीन को फर्दर तुम हाइड्रोलाइज करोगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसका एक मेथड या यू कैन से अप्रोच इस तरह से तुम ले सकते हो, जो RCH डबल बॉन्ड NH है उससे ये जो एल्डिहाइड बना, मैकेनिज्म नहीं, एक अप्रोच मैं बताता हूं कैसे लेंगे। तो तुम इसको इस तरह से सोचो, OHH OHH और यहां से कट कर दो। यहां पे दो OH लगा, वाटर निकालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो RCOH। तो ये एक अप्रोच हुआ, पाथवे हुआ याद रखने के लिए, तो एल्डिहाइड बनेगा। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टीफेंस रिएक्शन। इससे सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 177 हम लोगों के पास है। तो 177 क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कह रहा है, मैच कॉलम का है। तो कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड्स दिया हुआ है और कॉलम 2 में कुछ रिएजेंट का नाम या ज्विटर आयन, इस तरह का 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है। हम लोगों को उसको मैच करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है।
ए दिया हुआ है, देखो उसमें बनाया हुआ है आपका PHSO2Cl। इसको हिंजबर्ग रिएजेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। हिंजबर्ग रिएजेंट का काम क्या होता है? तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन को ये डिस्टिंग्विश कर सकता है। प्राइमरी एमाइन से जब ये रिएक्शन करेगा तब जो बनेगा कंपाउंड उसमें एसिडिक हाइड्रोजन रहता है, इसलिए वो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी एमाइन का रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वो एल्कली में इनसॉल्युबल होता है। और टर्सरी एमाइन में हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन ही नहीं कर पाता है। इस तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स? हिंजबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो लिखते भी चलते हम लोग, ए ये था तो ए का आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यू। ठीक, क्यू हो गया। बी में देखो, बी में आपको इस तरह से दिया हुआ है, बेंजीन में लगा दिया SO3H और NH2। याद करो एमाइन में हम लोग इसको पढ़ते हैं, एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है और इसको सल्फानिलिक एसिड कहते हैं। या तो ऐसे भी कह सकते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फानिलिक एसिड। और ये स्टूडेंट्स ज्विटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है। ये H+ रिलीज करेगा और ये H+ गेन कर लेगा, मतलब इस तरह के फॉर्म में ये पाया जाएगा। SO3- और ये H+ गेन कर लिया तो NH3+। ये क्या हो गया? एक ही स्पीसीज पे दोनों है, पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव चार्ज भी, तो क्या हो गया? ज्विटर आयन। तो बी को किससे मैच करेंगे हम लोग? पी से। इसको मैच करेंगे पी से। सी में दिया है RN2+Cl-। ठीक है, सी यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसमें दिया है RN2+Cl-। तो याद करो स्टूडेंट्स, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, इवन उसको आइसोलेट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं हो पाता है। तो तुरंत इसका N2 ये रिलीज होगा, R+ बनेगा और ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करके ROH मतलब एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको किससे हम लोग मिलाएंगे? देखो इसमें एक ऑप्शन दिया है कन्वर्जन टू एल्कोहल, मतलब इसको S से मिलाएंगे। और डी में आपका क्या दिया हुआ है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड PHN2+Cl-। N2+Cl-। तो स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन अगर हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तुमको पता है। इसका रिएक्शन अगर हम फिनॉल से करा दें या एनिलीन से कराएं तो हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में जो एजो कंपाउंड बनता है वो डाई की तरह यूज होता है। जैसे फिनॉल का रिएक्शन जब इससे कराएंगे तो पैरा पोजीशन पे N डबल बॉन्ड, पैरा पोजीशन से फिनॉल के पैरा पोजीशन से कपल हो जाएगा। ठीक है, तो PH N डबल बॉन्ड N PH और जो OH है वो तो लगा ही रहेगा पैरा पोजीशन पे। तो वो जो बनेगा एजो कंपाउंड वो डाई की तरह यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको किससे मिला देंगे हम लोग? इसमें डाई से, मतलब RD हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर करेक्ट आंसर इसमें देखा जाए तो देखो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 178 है। तो देखिए क्या कहता है 178 में। क्वेश्चन नंबर 178, Which of the following is incorrect match? ठीक है, इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है। तो फर्स्ट में दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 ये तो बिल्कुल करेक्ट दिया है स्टूडेंट्स। क्यों? इसका अगर कंजुगेट बेस बनाओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C-, इसका बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH-, और इसका बनाओगे तो CH3 CH2-। अब इसकी स्टेबिलिटी देखो, sp कार्बन पे नेगेटिव है, sp2 पे नेगेटिव है, sp3 पे नेगेटिव है। तो हम लोग जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? sp कार्बन, फिर sp2 कार्बन, फिर sp3 कार्बन। तो sp पे नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर sp2 पे, फिर sp3।
और हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। इसका मतलब ये करेक्ट दिया है बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन जो दिया है ये फर्स्ट था, मान लो सेकेंड में देखो बेसिक स्ट्रेंथ, और देखो ये किस तरह से दिया है, एनिलीन ग्रेटर देन NH2CH3 ग्रेटर देन NH2CH3 और CH3। ये भी स्टूडेंट बिल्कुल ही करेक्ट दिया है, ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है? तो जैसे तुम ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड पढ़ते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड अगर है तो वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, उसी तरह एक पढ़ते हम लोग ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, और ये क्या है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन अगर होगा तो वो एनिलीन से हमेशा लेस बेसिक होता है। ठीक है, लेस बेसिक, माइंड इट। एनिलीन इसका मतलब ज्यादा बेसिक है, इसके ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो इफेक्ट लगा यहां पे, ये लेस बेसिक हुआ। ये ऑर्थो इफेक्ट उससे अलग है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से, बेंजोइक एसिड वाले से, और इसमें दोनों जगह CH3 दिया है, इसलिए वो सबसे लेस बेसिक होगा। इसका मतलब ये करेक्ट दिया हुआ है। इसका जो C है मतलब थर्ड, उसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, और बॉइलिंग पॉइंट का देखो ऑर्डर जो दिया है CH3COH, CH3COCH3 और CH3CH2COH। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को ये ऑर्डर दिया हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सही बात है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मान लो सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का भी है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन और एल्डिहाइड अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का है तो उसमें कीटोन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये बिल्कुल ही करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ में देखो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रोपेन का दिया है, और बहुत सारा नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स पहले प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर वेट को देते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका पूरा ऑर्डर जो फोर्थ ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट का है, पूरा ऑर्डर हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पूरा रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे तुमने देखा 1 2 3 बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ गया। अब फोर्थ में जैसे ही तुमने देखा कि प्रोपेन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिया है, 3 ही कार्बन है, बाकी में 5 कार्बन 4 कार्बन इस तरह से है, तो ये गलत हो गया, सीधा सवाल। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट मैच है, तो 178 का कौन सा हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। सेक्शन ए में यही कुछ क्वेश्चन था, सेक्शन बी में आते हैं, और सेक्शन बी में अपने पास 186 से है क्वेश्चन। तो हम लोग 186 क्वेश्चन नंबर यहां पे पहले देखते हैं। तो देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 186 में एक रिएक्शन दे रखा है, सिंपल सा है। देखिए यहां पे ब्रोमीन लगाया और मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया है, इसमें Mg ईथर दिया। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन पढ़ते ना, RX Mg ड्राई ईथर, तो RMgX बनता है, तो बना दीजिए ग्रिग्नार्ड। बाकी NO2 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको एज इट इज हम लोग कॉपी कर दे रहे हैं, और ये MgBr बन गया। ठीक है, ग्रिग्नार्ड बन गया। X, ये X है। अब इसका रिएक्शन CO2 से कराया गया, तो ये RMgX कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? R माइनस और MgX प्लस। तो यहां भी इसको सोचो तुम, ये pH पे माइनस है, तो ये क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन कर देगा। तो यहां पे क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O पे माइनस, मतलब इससे जो बना वो NO2 तो एज इट इज कॉपी कर दो, और यहां COO माइनस, और इसके बाद फर्दर इसमें देखो ये Y हो गया, X वो था Y, इसमें फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये COOH हो जाएगा, मतलब यहां हो गया COH, और ये NO2 जैसे था वो तो रहेगा, और ये Z, तो XYZ रिस्पेक्टिवली R। तो करेक्ट आंसर देखो सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
तो अब आइए अगला क्वेश्चन 188 पे। वन 188 में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, देखते हैं। चलिए, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर में जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी का ऑर्डर लेते हैं उसके बारे में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें सिलेक्ट करना है। तो ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एल्कोहल, इस तरह से होता है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो उस हिसाब से ऑप्शन में आपको सर्च करना पड़ेगा ये। तो देखिए, COCl एसिड हैलाइड का दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। फिर एमाइड दिया हुआ है CONH2, फिर CN और फिर एल्डिहाइड। तो जो गिवन है उसमें ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, प्रायोरिटी पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 189 पे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन 189 में है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट में बी फॉर्म, मतलब रीअरेंजमेंट होकर के प्रोडक्ट किस में बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा इसका। कैसे? तो फर्स्ट में क्या दिया, देखो, CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें H2O और H2SO4 दिया है। तो सबसे पहले H प्लस इसमें दे दो, एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। H प्लस दोगे तो पाई टूटेगा, यहां पे आएगा H, यहां पे प्लस आ जाएगा, ये इस पे अटैक किया। तो क्या बना यहां से, देखो, CH3 CH CH3 CH पे प्लस और CH3, ठीक। अब यहां कार्बोकेटाइन जो है तो 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इस प्लस को यहां पे ले आए रीअरेंज करके तो उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से H माइनस का शिफ्टिंग कर लेते हैं, H माइनस शिफ्ट होगा। तो क्या बनेगा, CH3C CH3 प्लस और CH2 CH3। और अब इसका रिएक्शन वाटर से करोगे तो फिर वहां पे जाके ये अटैक करके OH लग जाएगा। तो OH और CH2 CH3 इसमें रीअरेंज होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। आंसर तो यही होगा। बाकी सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो रीअरेंजमेंट का तो बात ही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में जो BH3THF और H2O2 OH- दिया है, तो ये कौन सा हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसलिए इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया इसका, उसको जरा देख लो, यहां पे उसमें दिया है इस तरह का एक साइक्लिक ईथर CH3CH CH2O, और इसमें दिया है CH3MgBr। तो CH3MgBr का मतलब क्या, CH3 माइनस। तो ये CH3 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा, जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उस कार्बन पे अटैक करके ओपन कर देगा। तो यहां भी तो कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है, ठीक है ना। यहां से प्रोडक्ट जो हो जाएगा तो CH3CH, ये O माइनस, फिर वाटर लेकर के OH और CH2 CH3। तो जो भी प्रोडक्ट बना, कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसलिए करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसी में रीअरेंजमेंट हो रहा था। ओके, दो क्वेश्चन और है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 199। चलिए देखते हैं 199 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, सेट ऑफ रिएक्शन 199 में, और उसमें वेरियस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों से कहा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 199। देखो, CH3COOH है, इसमें दिया NaOH, और ये खुद से बनाया हुआ है CH3COONA। इसमें दिया सोडा लाइम NaOH प्लस CaO हीट, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोडा लाइम। अब बोलो, सोडा लाइम दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में या उसका सोडियम सॉल्ट में तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा,
डी कार्बोक्सिलेशन होने से CH3H लग के CH4 मीथेन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या बना यहाँ मीथेन। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंपाउंड ए बना, इसको ए लिखते चलते हैं। उसके बाद इसमें दिया Cl2H तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और बनेगा क्या स्टूडेंट्स, CH3Cl। ठीक है, चलो ये तो दिया ही हुआ था। इसमें सोडियम और Et2O लिखा है, मतलब C2H5 वो C2H5 ईथर हो गया, तो एल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर ऊर्जा रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बनेगा। ऊर्जा रिएक्शन RX सोडियम ड्राई ईथर RR बनता है। और ये जो बना आपका ये हो गया B, इसमें फिर से Cl2 और हीट दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या दिया Cl2 और हीट, तो बनेगा क्या H हट के Cl लगेगा CH3 CH2 Cl C2H5C, ये भी दिया हुआ था। अब इसमें एल्कोहलिक KOH हीट किया है, एल्कोहलिक KOH हीट। तो स्टूडेंट्स एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, तो यहां से Cl, यहां से H हटेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बन जाएगा यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये बन गया C, फिर इसमें दिया Br2। अब Br2 CCl4 नहीं लिख कर दिया तो Br2 वही मानेंगे हम लोग, तो पाई टूटेगा, दोनों जगह क्या लगेगा Br तो CH2Br और CH2Br ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये दिया ही हुआ है। और इसमें फिर एल्कोहलिक KOH दिया, तो स्टूडेंट्स इससे अगर एल्काइन बनाना होता है ना तो एल्कोहलिक KOH सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें हमको NaNH2 भी लेना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप। तो एल्कोहलिक KOH एक Br और H को हटा के यहां डबल बॉन्ड लाएगा, तो क्या बनेगा बोलो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, एक Br एक H हटा, ये Br लगा ही हुआ है। ठीक है, और ये जो बना ये हो गया D, ये वाला D। अब इस D में आगे देखो, वहां जगह नहीं है, इधर मैं लिखता हूं। इस D में फिर से दिया गया NaNH2। अब ये NaNH2 क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH में RO माइनस होता है बेस, उससे स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2 मतलब NH2 माइनस, तो वो यहां से Br यहां से H हटा के ट्रिपल बॉन्ड ले आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें रेड हॉट कॉपर ट्यूब दिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है ना, आयरन ट्यूब, तो ये ट्राइबराइज होकर के इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, और जो बेंजीन बना उस प्रोडक्ट का नाम दिया है E। अब क्वेश्चन में तुमसे ABCDE पूछ रहा है, तो रिएक्शन तो पूरा हम लोग कर ही लिया। अब इसमें अगर ऑप्शन से देखो तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 200, और इसमें पूछा है कि कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। देखो कौन सा शो करता है, तो क्वेश्चन नंबर 200 का जो चारों ऑप्शन है उसको मैं बना दे रहा हूं, और उसके बाद कंडीशन हम लोग चेक कर लेंगे कि इसमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए 200 फर्स्ट में दिया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, तो 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल, ये 1 ये 2, तो 2 पे 2 ठो मिथाइल लगा दिया, ये हो गया। देखो तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया। सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, 2266 टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, तो साइक्लोहेक्सानोन बना देते हैं, 2,2 हो गया, और 3 4 5 6 6 टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सानोन बना दिया। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है इसमें एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन क्या होगा स्टूडेंट्स, PHCOCH3, ये हो गया एसीटोफिनोन। और जो फोर्थ ऑप्शन है बेंजोफिनोन, तो PHCOPH, ये क्या हो गया बेंजोफिनोन। अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या जा रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। तो देखो चेक करते हैं, यहां से यहां C डबल बॉन्ड O है, इसके कंजुगेटेड पोजीशन पे एक H होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिससे हम इसके कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो देखो
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके अल्फा पोजीशन पे, और इस कारण से ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलर केस इसमें भी देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी अल्फा कार्बन है, इस पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, और इस कारण से ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन में अगर देखें तो देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां तो नहीं है हाइड्रोजन, बट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां हाइड्रोजन है, और इसके कारण ये टॉटोमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसका टॉटोमर हम लोग बना भी सकते हैं। ये CH को इधर की तरफ शिफ्ट करो, इसको इधर ओपन करो, तो क्या हो जाएगा, C से OH और डबल बॉन्ड CH2। अगेन इसमें देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण से ये फोर्थ ऑप्शन को भी देखो तो नहीं शो किया। शो कौन सा किया है, थर्ड। तो इस कारण से इसका जो करेक्ट आंसर होगा 200 का, वो होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई थिंक आप सभी इंजॉय किए होंगे, समझ में अच्छे से आया होगा। आगे जो और AITS का पेपर या टेस्ट होगा, उन सभी को आप अच्छे से देंगे। थैंक यू।